विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। मजे ही मजे। दंगा, हड़ताल, प्रदर्शन, आंदोलन करने वाले सावधान हो जाएं। अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। दुष्कर्म का आरोपी निष्कासित भाजपा नेता अभी तक नहीं पकड़ा गया है, कहीं वो देश से बाहर ना निकल जाए। देहरादून में नकली नोट छप रहे थे, दरोगा जी लाइन हाजिर हो गए। और यूपीएल में क्या चल रहा है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बधाई हो साहब, माननीय विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने वाले विधेयक को भी राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। लेकिन उस पर बाद में आएंगे, पहले बात कर लेते हैं विधायकों की सैलरी की। गैरसैंण विधानसभा के सत्र में विधानसभा विविध संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसको पक्ष से लेकर विपक्ष के विधायकों ने एक सुर में पास कर दिया था, क्योंकि इसमें माननीय विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी। इस विधेयक को अब राज्यपाल से भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि सैलरी हाइक का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। खबरों में छपे इस आर्टिकल के मुताबिक अब विधायकों को करीब 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन और भत्ता मिलेगा। आखिरी बार 4 साल पहले यानी कि साल 2018 में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में और पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी। यहाँ सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इनको कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी, इनके परिजनों को मिलेगी। और डॉक्टर साहब ने अगर लिख दिया कागज पर तो फिर विदेश में जाकर इलाज भी मिलेगा। जब ये विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था तब भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि कैसे मजे ही मजे विधायकों के होने वाले हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो फिर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, इस पर हो हल्ला जरूर हो सकता है, लेकिन सैलरी बढ़नी है मतलब बढ़नी है। जब ये विधेयक आया था तो कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने यह घोषणा भी की थी कि वो अपनी बढ़ी हुई पेंशन नहीं लेंगे, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखेंगे। कई लोगों ने कहा था कि सैलरी बढ़ाओ, लेकिन इस तरीके से बढ़ाओ जो मानकों से बढ़े। इसके अलावा राज्यपाल से उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को भी मंजूरी मिल गई है। ये विधानसभा में 23 अगस्त को पास किया गया था। औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद दंगा, आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन या फिर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में यदि कोई सरकारी या फिर निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसकी पूरी वसूली भी उसी से ही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये उपद्रव फैलाने वालों और दंगा फैलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया था। साथ ही इससे जिस संपत्ति की क्षति होगी उसकी भरपाई करने में भी सरकार को आसानी हो पाएगी। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल का भी आभार व्यक्त किया है। इस कानून के बाद सिर्फ दंगे ही नहीं बल्कि हड़ताल, बंद, घेराव या फिर किसी भी प्रकार के आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। यदि कोई नेता किसी आयोजन को करता है और उसमें नुकसान पहुंचाया जाता है किसी सरकारी या फिर निजी संपत्ति को, तो उसकी जिम्मेदारी भी उस नेता की ही होगी। नुकसान की भरपाई और मुआवजे की वसूली भी की जाएगी। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ने इस कानून को लाने की बात की थी। इसमें जुर्माना और जेल जाने का प्रावधान भी रखा गया है। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आरोपी बीजेपी से निष्कासित नेता मुकेश बोरा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। खबर यह है कि मुकेश बोरा देश छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। भारत से नेपाल भागने की फिराक में बैठा हुआ है। मुकेश बोरा के घरों पर संपत्ति को कुर्क करने का नोटिस भी पुलिस पहले ही चस्पा कर चुकी है। इसके अलावा ढोल बजा करके मुनादी भी की जा चुकी है। यदि वो समय से सरेंडर नहीं करता है तो फिर उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुकेश बोरा भीमताल से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने एक टैक्सी को बुक किया था। ये मास्क पहन करके टैक्सी में बैठा हुआ था और रास्ते में जब टैक्सी ड्राइवर को पता चला कि उसकी गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति दुष्कर्म और पॉक्सो केस में आरोपी है तो उसने उससे पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद मुकेश बोरा टैक्सी छोड़ करके उतरा और पैदल ही वहां से भागने लगा। टैक्सी वाले ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर इसकी तलाश में दबिश कई जगहों पर दी है, लेकिन अभी भी ये पकड़ा नहीं गया है। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस इस पर अब इनाम की घोषणा भी कर सकती है। इस पर एक महिला से नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज है। YouTube देखकर आजकल क्या कुछ नहीं सीखा जा सकता। जो सीखने का मन करे आप YouTube पर सर्च कीजिए और मिनटों में उससे जुड़ी हुई सैकड़ों वीडियोस आप तक पहुंच जाती हैं। लेकिन आपको सीखना अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। कुछ लोगों ने YouTube से नकली नोट छापने की ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद शुरू कर दिया नकली नोट छापने का धंधा। हरिद्वार पुलिस ने बाजार में नकली नोट चलाने वाले एक गैंग को पकड़ा है। इस गैंग से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि देहरादून में उनके साथी सुद्धोवाला, प्रेमनगर, पटेल नगर जैसी जगहों पर नकली नोटों को छापने का काम करते हैं और बाकी के लोग इनको बाजार में चलाने का काम करते हैं। पकड़े गए इन आरोपियों से करीब 2.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। ये गैंग बाजार में अभी तक 1 लाख से ज्यादा रुपए के नकली नोट चला भी चुका है। पुलिस ने इनकी बताई गई जगहों पर देहरादून में जब छापा मारा तो वहां से 2 और आरोपियों को पकड़ा गया और इनसे नकली नोट छापने का सामान भी बरामद किया गया, जैसे कि प्रिंटर, लैपटॉप वगैरह वगैरह। डेमोग्राफी चेंज पर आजकल कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ अपराध करने वाले अपराधी कहां से आ रहे हैं। पुलिस ने इस गैंग के जितने लोग पकड़े हैं इनमें से ज्यादातर लोग सहारनपुर के हैं, 1-2 हापुड़ या फिर दूसरे जिलों से हैं। यानी कि कुल मिलाकर के सभी अपराधी उत्तराखंड से बाहर के राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले भी जब ऐसी खबरें आती हैं तो विशेष रूप से हम नजर रखते हैं कि अपराधी कहाँ से आया था। रुद्रपुर का ये वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक युवक के साथ कुछ बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो का इंपैक्ट भी काफी ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा जिसे कहा जा सकता है। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है, जो इस वीडियो में नजर आ रहा है, और इस मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी है। बुधवार शाम का ये वीडियो था। वीडियो में आदर्श कॉलोनी चौकी इंचार्ज संदीप पिलखवाल नजर आ रहे हैं। इन पर आरोप है कि चेकिंग के दौरान इन्होंने एक युवक के साथ अमर्यादित व्यवहार किया, यानी कि बदतमीजी की, बाइक की चाबी निकाल ली, बाइक को लात मारने की कोशिश की, युवक का कॉलर पकड़ करके अपनी हनक को दिखाने की भी कोशिश की। युवक को चौकी लेकर के गए। उसके बाद जब उसके परिजन आए तब जाकर के इस लड़के को पुलिस ने छोड़ा। इस घटना के बाद वहां के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। जो पीड़ित व्यक्ति था, युवक था, उसने ये वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, खूब वायरल हुआ और तब जाकर के चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। कई बार हमें इस तरह के वीडियो या फिर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों का इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। इसीलिए तो आम आदमी में पुलिस के प्रति डर का माहौल बन जाता है या फिर डर देखा जाता है। जब आम आदमी में डर होगा तो फिर वो पुलिस पर विश्वास कैसे कर पाएगा। बहरहाल इस मामले में अब आगे भी जांच की जाएगी, क्या कुछ निकलता है वो भी जरूरी है। यूपीएल की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में वुमेन्स टीम के मुकाबले में नैनीताल एसजी पाइपर्स की टीम ने मसूरी थंडर्स को 7 विकेट से हरा करके फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मसूरी थंडर्स की कप्तान भारतीय क्रिकेटर मानसी जोशी है, जबकि नैनीताल की कप्तानी भारतीय क्रिकेटर एकता बिष्ट ही कर रही है। मसूरी ने पहले बैटिंग की, लेकिन 20 ओवरों में महज 96 रन ही बना पाई। जवाब में नैनीताल ने 17 ओवर में 3 विकेट खोकर के ये मैच जीत लिया। वहीं मेंस के मुकाबले की अगर बात करें तो मेंस के मुकाबले में उधम सिंह नगर इंडियंस का विजय रथ लगातार जारी है। नैनीताल एसजी पाइपर्स की टीम को हाई स्कोरिंग मुकाबले में उन्होंने 8 विकेट से हरा दिया। नैनीताल एसजी पाइपर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर के 210 रन बनाए। नैनीताल की ओर से प्रियांशु खंडूरी ने 77 रन और अवनीश सुधा ने 118 रन पहली सेंचुरी इस टूर्नामेंट की लगाई। जवाब में उधम सिंह नगर ने सिर्फ 2 विकेट खोकर के लक्ष्य हासिल कर लिया। युवराज चौधरी ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी, 62 रन बनाए और आरव अभिषेक ने 81 रनों की पारी खेली। अब यूपीएल अपने आखिरी चरणों में है। 22 तारीख को यहां पर मेंस का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और 21 तारीख को वुमेन्स फाइनल और मेंस एलिमिनेटर का मुकाबला खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में जो टीम टॉप पर रहेगी वो सीधे फाइनल में जाएगी। दूसरे तीसरे नंबर की टीम दूसरे फाइनलिस्ट के लिए आपस में भिड़ेंगी। अभी तक उधम सिंह नगर की टीम लगातार 3 मैच जीत चुकी है, जो कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप में बनी हुई है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से मुकाबले चलते हैं और कौन सी 2 टीमें हमें फाइनल में देखने को मिलती हैं। ये थे आज के टॉपिक्स। आपका क्या कुछ कहना है इन टॉपिक्स को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।